Good morning, student. As you know, we are doing chapter 3, the making of a global world. And today we are starting from page number 60. Open your book and topic 2.3 late 19th century colonialism. इससे पहले जो मेरा वीडियो का सेकंड पार्ट था वो इससे पहले का जो पार्ट है वो वहाँ पर कंप्लीट हो गया. लेट 19th सेंचुरी कलोनियलिज़म. इसमें हम रीड करेंगे कि 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते किस तरह से यूरोपियन कंट्रियों ने, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, उन्होंने अदर कंट्री को अपना कॉलोनियल बनाने का जो एक अभियान था वो किस तरह से स्टार्ट कर दिया. ट्रेड फ्लोरिश एंड मार्केट एक्सपेंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी तक ग्लोबलाइजेशन के कारण जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पर हो गया था और जो मार्केट है वो एक्सपेंड हो गई थी. बट दिस वाज नॉट ओनली अ पीरियड एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इंक्रीज प्रोस्परिटी. लेकिन इस 19th सेंचुरी का यानी 19वीं शताब्दी को हम सिर्फ ओनली एक ट्रेड को इंक्रीज़ करने का और प्रोस्परिटी को इंक्रीज़ करने का ही एक पीरियड नहीं कह सकते. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज़ दैट देयर वाज अ डार्कर साइड टू दिस प्रोसेस. ये इसका एक डार्कर साइड भी है, यानी कि ट्रेड और मार्केट तो एक्सपेंड हुई है तो इसका प्लस पॉइंट था 19वीं शताब्दी का. लेकिन इसके साथ साथ इसका जो डार्कर साइड था वो क्या था. इट मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड अ क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकनॉमी आल्सो मीन्ट अ लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लिवलीहुड. इसके कारण ये जो ट्रेड इंक्रीज हुआ है पूरे वर्ल्ड में और मार्केट इंक्रीज हुई है, इसके कारण इसका सबसे जो डार्कर पॉइंट वो था कि इसमें जो फ्रीडम है वो कम हो गई, यानी फ्रीडम ख़त्म हो गई और जो आजीविका के साधन है लोगों के पास वो भी कम हो गई. क्योंकि आपको पता है जो भी डेवलपमेंट होती है उसके कुछ डार्कर पॉइंट भी होते हैं. वो डेवलपमेंट कुछ लोगों की तो इतनी हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा टॉप पर चले जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा पुअर हो जाते हैं. तो इस या 19th सेंचुरी में भी वर्ल्ड में ऐसा ही हुआ. लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन कॉन्कर्स प्रोड्यूस्ड मैनी पेनफुल इकोनॉमिक, social and ecological change through which the colonized society were brought into the world economy. और ये एंड तक आते आते 19वीं शताब्दी के जो यूरोपियन जो पावरफुल कंट्रीज़ थे उन्होंने बहुत पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल चेंज किए. कहाँ पर किए? अदर कंट्री को अपना कॉलोनियल कंट्री बनाने के लिए. जैसे ये अभी जो डार्कर पॉइंट मैंने बताया ना कि इससे लोगों की जो फ्रीडम है, कंट्री की जो फ्रीडम है और लिवलीहुड कम हो गए, तो वो अब कैसे हो गए अब हम ये नेक्स्ट इसमें देखेंगे. लुक एट अ मैप ऑफ अफ्रीका. ये अफ्रीका का मैप है बच्चों. You will see some countries border run straight as if they were drawn using a ruler. We will in fact this was almost how rival European powers in Africa drew up the borders, demarcating their respective territories. एक्चुअली क्या हुआ, इन 1885 में जो बिग यूरोपियन पावर्स थी उनकी बर्लिन में एक मीटिंग हुई और वो किस लिए हुई कि वो किस तरह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट को आपस में डिवाइड कर लेते हैं. बर्लिन टू कंप्लीट द कार्विंग ऑफ अफ्रीका बिटवीन दैम. ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशन टू देयर ओवरसीज टेरिटरीज इन द 19th सेंचुरी. ब्रिटेन और फ्रांस, जिन जैसे ब्रिटेन का हमारी कंट्री में रूल चल रहा था, साउथ अफ्रीका में भी रूल चल रहा था, ऐसे फ्रांस का भी और कई कंट्री में जो रूल चल रहा था, इन दोनों कंट्री ने अपने जो कॉलोनियल कंट्री है उनमें और भी ज़्यादा इंक्रीजमेंट किया, यानी और भी कंट्री को अपना कॉलोनियल कंट्री उन्होंने बना लिया था. कब? 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते बेल्जियम और एंड जर्मनी बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर्स. और बेल्जियम और जर्मनी भी एक कॉलोनियल पावर बन गए, यानी उन्होंने भी जो छोटे छोटे कंट्री थे, वीक कंट्री थे, उनको अपना कॉलोनियल कंट्री बनाना स्टार्ट कर दिया था. यूएस आल्सो became a colonial power in the late 1890s by taking over some colonies earlier held by Spain. यूएस पहले स्पेन के अंडर खुद एक कॉलोनियल कंट्री था, लेकिन 1890 में उसने भी वो भी एक कॉलोनियल पावर बन गया, यानी अदर कंट्री को उसने भी कॉलोनियलिज्म उसने भी स्टार्ट कर दिया. Let us look at one example of the destructive impact of colonialism on the economy and livelihood of colonized people. तो ये जो कॉलोनियल कंट्री बनाने का जो ट्रेंड शुरू हो गया था यूरोपियन कंट्रीज़ में, पावरफुल कंट्रीज़ में, तो इससे वहाँ जो पीपल, जो कॉमन पीपल है, उनके लिवलीहुड पर, इकनॉमी पर इसका क्या इफेक्ट आ रहा था, ये आप देखेंगे. अब आइए आप पेज नंबर नेक्स्ट पेज पर 2.4 रिंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीका को किस तरह से इन
यूरोपियन पावर ने अपना कॉलोनियल कंट्री बनाया। ये बच्चों जाके फिर वो नेल्सन मंडेला में ने उन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बाद ये जो कंट्री है वो एक फ्री कंट्री बन पाया। इसने बहुत सालों तक अपना जो एक स्ट्रगल है वो किया इंडिपेंडेंस के लिए। In Africa in the 1890, a fast spreading disease of cattle plague or rinderpest had a terrifying impact on people's livelihoods and the local economy. अफ्रीका में 1890 में एक डिजीज़ फैल गई, ह्यूमन बींग में नहीं, कैटल में, यानी उनके एनिमल में। और जो कि इस डिजीज़ ने जो वहाँ के पीपल थे उनकी आजीविका, लिवलीहुड क्या होता है, आजीविका, और उनकी इकनॉमी को बहुत ज़्यादा डराया, टेरिफाइंग किया, यानी बहुत डीपली उसको अफेक्ट किया। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इम्पीरियल इम्पैक्ट ऑन colonized society. It shows how in the era of conquer even a disease affecting cattle reshaped the lives and fortune of thousands of people and their relations with the rest of the world. ये स्टोरी हमें बताती है कि किस तरह से जो थाउजेंड ऑफ हज़ारों जो पीपल है वो उनके साथ उन्होंने किस तरह से सफ़र किया और वो किस तरह से संसार से देयर रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी संसार जो वर्ल्ड है उनकी कंट्री से उनके रिलेशन कैसे रहे। हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड अबेंडेंट लैंड एंड रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। मतलब अगर हम इसकी हिस्ट्री चेक करें तो हमें पता लगेगा कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो बहुत ज़्यादा रिच कॉन्टिनेंट था और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम थी। For centuries, land and livestock sustained African livelihoods and people rarely worked for a wage. शताब्दियों से कि वहाँ पर जो है ना पीपल के पास जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा थी और एनिमल बहुत ज़्यादा थी और वो उन्हीं पर ही अपना जो है वो लाइफ स्पेंड करते थे। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कहीं जॉब करें, जॉब के बदले हमें कुछ सैलरी मिले या वेजेस मिले और उससे हम अपने जो जीवन है वो लाइफ है वो चलाएं। In late 19th century Africa, there were few consumer goods that wages could buy. If you had been an African poisoning land and livestock, and there was plenty of both, who would have seen little reason to work for a wage. वो सोच भी नहीं सकते थे कि हमें कभी वेज पर गुजारा करना पड़ेगा। अगर हम भी अपने आप को इमेजिन करें कि हमारे पास बहुत सारी लैंड है और हमारे पास बहुत सारे कैटल है तो हम भी ये नहीं इमेजिन कर पाएंगे कि हम कहीं जॉब करेंगे और हमें कुछ वेजेस मिलेंगे, उनसे फिर हम अपनी लाइफ को रन करेंगे। यानी कि मीन टू से इस पहले में का मीनिंग यही है कि जो अफ्रीका था वो बहुत रिच कॉन्टिनेंटल था और वहाँ के जो पीपल थे उनके पास अबंडेंट लैंड और लाइफ स्टॉक था। In the late 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its vast resources of land and minerals. अब 19th century के अंत तक आते आते जो यूरोपियन जो पावर्स थी वो इसकी इतने रिसोर्सेज को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई क्योंकि वहाँ पर मिनरल भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यूरोपियंस केम टू अफ्रीका होपिंग टू इस्टेब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। और यूरोपियन पावर ने वहाँ पर आना स्टार्ट कर दिया कि हम यहाँ प्लांटेशन लगाएंगे, माइनिंग करेंगे और उसको फिर यूरोप में एक्सपोर्ट कर देंगे। बट देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ए शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। लेकिन वहाँ पर उनको एक प्रॉब्लम आई कि माइनिंग करने के लिए, प्लांटेशन के लिए उनको वर्कर चाहिए। और अफ्रीका का भी मैंने जैसे आपको बताया कि अफ्रीका के जो पीपल थे वो तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो कभी कहीं जॉब करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा रिच थे। एम्प्लॉयर्स यूज मैनी मेथड्स टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। और जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वो लेबर को यहाँ से हायर कर सके। हैवी टैक्सेस तो लेकिन वो जो अफ्रीकन पीपल है वो हायर नहीं किए नहीं जा सके एज आ लेबर। तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए और वो टैक्सेस भी वो इस तरह से उन्होंने रूल बना दिया कि वो टैक्सेस जब भी पे होंगे जब वो उनकी प्लांटेशन पर और उनकी माइनिंग में मजदूरी करेंगे। यानी कि वो अब कुछ मनी से वो अपना जो टैक्स है वो पे नहीं कर सकते थे। जैसे ये आपको कार्टून दे रखा, देखिए कैसे साउथ अफ्रीका से के पीपल से काम करवाया जा रहा है। ऑन प्लांटेशन एंड माइंस इनहेरिटेंस वर लॉज वर चेंज सो दैट, इवन की जो विरासत उत्तराधिकार के जो लॉ है वो भी चेंज करती है कि उत्तराधिकार के अकॉर्डिंग तो ऐसा होता है कि जो
लैंड होती है वो जो जितने भी सन होते हैं उसमें जो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाती है। अब उन्होंने ये रूल बना दिया कि जो सबसे जो एल्डर सन है उसी को ही लैंड मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। तो ओबियसली जो बाकियों के पास कुछ नहीं होगा तो वो कहाँ आ जाएंगे, वो फिर जॉब की मार्केट में आ जाएंगे। Peasants were displaced from land. Only one member of a family was allowed inherited land, as a result of which the others were pushed into the labor market. तो अदर कहाँ आएंगे, लेबर मार्केट में आएंगे। Mine workers were also confined in compound and not allowed it to move from about freely. यानी ये सब कर दिया उन सबको बाउंड करने के लिए। दी केम रिंडर पेस्ट है डिवार्सिटी कैटल डिजीज़। और वो जो रिंडर पेस्ट का जो स्टार्टिंग में बात की थी वो एक बहुत ही ज़्यादा भयानक डेंजरस जो डिजीज़ है वो प्रूव हुई। रिंडर पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880। और ये रिंडर पेस्ट अफ्रीका में 1880 में आई थी जो रिंडर पेस्ट जो कैटल डिजीज़ थी। इट वाज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स इनवेडिंग एटर्निया इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में जो कोई सोल्जर कोई वॉर कर रहे होंगे वहाँ से उनके लिए एनिमल भेजे जा रहे थे मीट के लिए। तो उन एनिमल के थ्रू ईस्ट अफ्रीका में ये जो डिजीज़ आ गई, फिर ईस्ट अफ्रीका से ये बाकी सारी अफ्रीका की में जंगल की आग की तरह ये जो डिजीज़ है वो फैल गई। एंटरिंग अफ्रीका इन द ईस्ट, रिंडर पेस्ट मूव्ड वेस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर, रीचिंग अफ्रीकास अटलांटिक कोस्ट इन 1892। यानी 1892 में तो ये अटलांटिक कोस्ट तक पहुँच गई। इट रीच्ड द कैप, मतलब जो अफ्रीका का जो एक लास्ट पॉइंट है कैप नाम से, वहाँ पर ये 5 ईयर्स के बाद पहुँची। अलोंग द वे रिंडर पेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल। और इस रिंडर पेस्ट डिजीज़ ने वहाँ के 90% जो एनिमल थे उनको मार दिया, और जो बच गए थे वो भी ठीक नहीं थे। द लॉस ऑफ द कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लिवलीहुड, प्लांटर्स, माइन ओनर्स and colonial government now successfully monopolized but Sackers cattle resources remain to strengthen their power and to force अफ्रीकन इनटू लेबर मार्केट। और जो बच गए थे वो भी उन्होंने जो प्लांटेशन ओनर थे जो या माइन ओनर थे उन्होंने उनसे छीन लिया और अफ्रीकन लेबर मार्केट में आ गए सारे। कंट्रोल ओवर द Sackers resources of cattle and enabled European colonial to conquer and subdue अफ्रीका। ये जो कंट्रोल है इस प्रकार यूरोपियन जो पावर्स का अफ्रीका के सारे जो रिसोर्सेज पर उनका जो कंट्रोल हो गया, किनका, यूरोपियन पावर्स का। सिमिलर स्टोरीज कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट ऑन अदर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। ऐसी ही स्टोरी अगर हम देखें तो और भी वेस्टर्न पार्ट में भी ऐसे ही जो यूरोपियन पावर ने कंट्री को अपना कॉलोनियल कंट्री बनाया। नेक्स्ट 2.4 में इनडेंटूड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। बच्चों ये इसमें इंडिया इंक्लूड है। इनडेंटूड का मतलब होता है बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड यानी कि लेबर को किसी एक बॉन्ड पर सिग्नेचर करवाने के बाद कहीं किसी दूसरी कंट्री पे काम करने के लिए भेजा जाता था लेबर बनाकर, उसको कहते हैं इनडेंटूड लेबर। तो ये जो बच्चों आपका इसमें मेन क्वेश्चन भी यही है, इनडेंटूड लेबर। ये इंडेंटूड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। बच्चों ये भी आपका टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेज नंबर 84 पर है इस बुक में। ये द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंटूड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया आल्सो illustrate the two-sided nature of the 19th century world. It was a world of faster economic growth as well as great misery, higher incomes for some and poverty for others, technological advances in some areas and new forms of coercion in others। कि किस तरह से इसमें भी किस तरह से पीपल का जो है यूरोपियन पावर ने कंट्रीज़ का जो भी कंट्री थे उनका एक्सप्लॉयटेशन किया। ये इनडेंटूड लेबर की बच्चों यहाँ पर आपको ये आपका न्यू वर्ड में भी देखा, इंडेंटूड लेबर अ बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉय फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू अ न्यू कंट्री और होम। कि वो एक बॉन्ड के अंडर उनको एक फिक्स टाइम के लिए कहीं पर भी वर्क के लिए भेजा जा सकता है, किसी अदर कंट्री में भी और अपनी होम कंट्री में।
इन द 19th सेंचुरी, ये हम सारे 19वीं शताब्दी में के बारे में रीड कर रहे हैं। इन द 19th सेंचुरी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ इंडियन एंड चाइनीज लेबर्स वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन, द माइंस एंड इन द रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। कि जैसे यूरोपियन कंट्री ने चारों तरफ जो सारी कंट्री को अपना कॉलोनियल कंट्री बना लिया, वहाँ पर प्लांटेशन स्टार्ट करवा दिया, रेलवे लाइनें, रेलवे बनाना, रेल जो इंजन है वो बनाना स्टार्ट कर दिया, माइनिंग स्टार्ट कर दी। तो उनके लिए जो लेबर है वो ऐसी ही, ये जो एशियन कंट्री से जो लेबर है उनको उनको एक बॉन्डेड लेबर बना के उनको इधर उधर काम के लिए भेजा जाने लगा। इन इंडिया indentured labor were hired under the contracts which promised return novel to India after they had worked 5 years on their employees plantation। तो इंडिया में जो indentured लेबर को भेजा जाने लगा वो 5 साल के जो बॉन्ड पर भेजा जाने लगा कि 5 years के लिए उनको इंडिया से बाहर काम पे जाना पड़ेगा और फिर उनको अपने घर पर वापस आ सकते हैं। मोस्ट इंडियन indentured वर्कर्स केम फ्रॉम प्रेजेंट डे रीजन्स ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ से ज़्यादा हमारे जो है जैसे तमिलनाडु, यूपी, बिहार और सेंट्रल इंडिया से हमारे कंट्री से जो इंडेंटेड लेबर है वो अदर कंट्री में भेजे गए, क्योंकि यहाँ पर इतनी पॉवर्टी थी, ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन कर रहे थे, यहाँ पर उनके पास लिवलीहुड नहीं था और इसलिए वो जॉब की सर्च में रहते थे और जो एजेंट होते थे वो उनको हायर कर लेते थे और उनको फेक सिचुएशन बताते थे कि आपको वहाँ जाके ये मिलेगा, ऐसी सिचुएशन होगी, इतने वेजेस मिलेंगे। लेकिन जब वो वहाँ जाते थे तो उनको वहाँ पर वैसा कुछ नहीं मिलता था, लेकिन उनका बॉन्ड होता था, उनके सिग्नेचर होते थे तो उन्हें वापस भी नहीं आने दिया जाता था। ये थोड़ा सा हमने आपने को याद होगा चैप्टर 3 में भी गांधी जी के में रीड किया था कि जब गांधी जी का स्वराज आ गया तो उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की थी। यही सारा है ये पैरा। ऑल दिस अफेक्टेड द लिव्स ऑफ पुअर, दे फेल टू पे देयर रेंट्स, बिकम डीपली इनडेबिटेड एंड वर फोर्स टू माइग्रेट टू इन सर्च ऑफ वर्क। जो पुअर पीपल थे वो बुरी तरह कर्जे में फंसे हुए थे, अपने वो किराए दे नहीं पा रहे थे और इसलिए वो वर्क की जो सर्च में माइग्रेट हो गए कहीं पर अदर कंट्री में। द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंटेड माइग्रेंट्स वर द, कहाँ भेजा गया इंडियंस को? कैरिबन में भेजा गया, ट्रिनिडाद में भेजा गया, गुआना में, सूरीनाम में, मॉरिशस में, फिजी में। क्लोजर होम तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू सिलोन एंड मलाया, और जो तमिलनाडु के जो इंडेंटेड लेबर थे उनको सिलोन और मलाया में भेजा गया। इंडेंटेड वर्कर्स वर आल्सो रिक्रूटेड 40 प्लांटेशन इन असम, और कुछ को इंडिया में ही असम पर प्लांटेशन वर्क के लिए भेजा गया। रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयर्स एंड पेड अ स्मॉल कमीशन। एजेंट उन्होंने अपॉइंट कर दिए जो एम्प्लॉयर थे लेबर को हायर करने के लिए, और जिसमें उनको कमीशन मिलता था, जिससे वो अपने कमीशन को ज़्यादा लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हायर करने की कोशिश करते थे। मैनी माइग्रेंट्स एग्री टू टेक अप वर्क होपिंग टू स्केप पॉवर्टी और ऑपरेशन इन देयर होम विलेज। और बहुत सारे जो लेबर होते थे वो इसलिए इस काम को एक्सेप्ट कर लेते थे कि वो सोचते थे कि उन्हें जो पॉवर्टी में वो फंसे हुए हैं उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। Agents that tempted the prospective migrants by providing false information about final destination, mode of travel, the nature of the work and living and working condition. Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage. Sometimes agents even forcibly evicted less willing migrants, कि उनको हर बात के लिए उनको फेक इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। इवन कि उनको ये भी नहीं बताया जाता था कि आपको समुद्री यात्रा करनी है। और कभी कभी तो एजेंट इतना अपने कमीशन के लिए ऐसे करते थे कि जो जाना नहीं चाहते थे उनको भी फोर्सफुली उनको भी अदर लेबर बनाकर भेज देते थे। 19th सेंचुरी इंडेंटेड हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ न्यू स्लेवरी सिस्टम। इसलिए इंडेंटेड लेबर को इसको स्लेवरी सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे स्लेव है वो अपनी मर्ज़ी से फ्री नहीं हो सकता, इसी तरह इंडेंटेड लेबर को भी फ्री नहीं किया जाता। तो ऑन अराइवल एट द प्लांटेशन लेबर फाउंड कंडीशन टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वर हार्श एंड देयर वर फ्यू लीगल राइट्स। लेकिन जब उन्हें पता लगता था कि जो उन्हें बताया गया वो सारा रोंग है
और उनके यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है और उनके कोई राइट भी नहीं है, तब भी उनको वापस नहीं आने दिया जाता था। बट वर्कर्स डिस्कवर देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग, मैनी ऑफ देम escaped into wild thought of if caught they faced सर्व पनिशमेंट। कुछ लेकिन अब वो वहाँ जाके एक तरह से जिसे हम कहेंगे वो फंस चुके थे, और कुछ उसमें से है वो जंगलों में भाग गए और उनको भी पकड़ के बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिली। और जो कुछ थे वो उन्होंने इस उम्मीद में अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर लिया कि वो किसी तरह कोई और अदर के साथ मिलकर कोई और यहाँ से जाने का जो है सलूशन वो ढूंढेंगे। और कुछ जो वो थे वो कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चर फॉर्म्स ओल्ड एंड न्यू। कुछ जैसे वहाँ पर तो अलग अलग जगह से जो लेबर आए हुए थे उन सब ने मिलकर अपने अपने ट्रेडिशन और कल्चर में मिलजुल कर जो फेस्टिवल है, जो सेलिब्रेशन है, वो मिलजुल कर करना स्टार्ट कर दिया कि जिससे वो खुद को वहाँ पर सर्वाइव कर सके। इन ट्रीनाड, ये ट्रीनाड एक कंट्री का नाम है। द एनुअल मोहर्रम प्रोसेशन वाज ट्रांसफॉर्म इनटू अ रोटियस कार्निवल कॉल्ड होजी। ये आपको एग्जांपल दिया गया है इसमें कि ट्रीनाड जो कंट्री है उसमें जो मोहर्रम होता है ना इनका मुस्लिम का, एक प्रोसेशन निकलता है, उसको उन्होंने होजी कार्निवल में चेंज कर दिया। इन बीच वर्कर्स ऑफ ऑल रेसिस एंड रिलीजन्स ज्वाइन, जिसमें वहाँ सभी जो अलग अलग रीजन से जो वर्कर्स आए हुए थे उन्होंने उसको ज्वाइन किया। सिमिलरली द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ राष्ट्रफेरिनिज्म is also said to reflect social and cultural link with Indian migrants to the Caribbean. Chutney music, popular in Trinidad and Guyana, is another creative contemporary expression of the post-indentured experience. These forms of cultural fusion are part of the making of the global world, where things were different, places get mixed, lose their ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक्स एंड बिकम समथिंग इंटायरली न्यू। यानी कि यही ग्लोबल जो वर्ड का ये एक एग्जांपल था कि जहाँ चीज़ें जो है अलग अलग रीजन से आकर मिक्स हो गई थी और उनकी जो ओरिजिनल जो विशेषताएं थी, ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक्स तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन वो एक नई चीज़ ही बन गई थी। मोस्ट इंडेंटेड वर्कर्स स्टेड on after their contracts ended or returned to the new home after a short spell in India। कुछ उसमें से वापस भी आ गए। Consequently, there are large communities of people of Indian descent in these countries. Have you heard of Nobel Prize winning writers S.B.S. Naipaul? Some of you may have applauded the exploits of West Indies cricketer Shivran Chandrapal and Ram Naresh Swaran. If you have wondered why their names and sound vaguely Indians, the answer in that they are descended from indentured labor migrants from India। जैसे वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर के नेम है बच्चों शिवराज चंद्रपाल एंड राम नरेश स्वरन। इनके नाम से ऐसा लगता है कि ये जैसे इंडियन नेम है। ये सच है कि वो इंडियन ही है क्योंकि उनके एंसेस्टर पहले ऐसे ही इंडेंटेड लेबर बन के ट्रिनिडाद गए थे और फिर वो वहीं पर बस गए। From the 1900 India's nationalist leaders began opposing the system of indentured labor। फिर इसके बाद यहाँ पर जो इंडियन लीडर्स थे, कांग्रेस के जो लीडर थे, उन्होंने ब्रिटिश के सामने इंडेंटेड लेबर के लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इट वाज अबॉलिश इन 1921 और फिर ब्रिटिश ने उसको 1921 में इसको अबॉलिश कर दिया कि यहाँ से कोई भी लेबर बाहर नहीं जाएगा। येट फॉर अ नंबर ऑफ डिकेड आफ्टर वर्ड्स डिसेंडेंट्स ऑफ इंडियन इंडेंटेड लेबर्स ऑफन thought of police remained as uneasy minority in the Caribbean island। Some of Naipaul's early novel captured their sense of loss and alienation। ये V.S. नायपाल एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं जो कि यहीं से इनके इंसेस्टर इंडिया से ही इंडेंटेड लेबर बनकर ट्रिनिडाद गए थे और इन्होंने काफ़ी कुछ जो नोवेल है, जो बुक लिखी है और उसमें उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से जो यहाँ के जो लेबर वहाँ जाते थे उनके साथ वो किस तरह से अपनी जो डिग्निटी की जो सेंस है वो ख़त्म कर देते। फिर 2.5 है इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रोड। इसमें ये आएगा कि जो इंडियन जो बैंकर्स थे उन्होंने अब्रोड में जाकर किस तरह से अपना जो बिज़नेस है वो सेटल किया। बस बच्चों इस वीडियो में यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
अभी इसमें ये वीडियो सुनने के बाद इन पेजेस को भी रीड करें, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। ओके स्टूडेंट, बाय।